हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे और इनको हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ये है 1 जनवरी 2022 का और इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आगे के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। You can also follow me on social media, Facebook page, Insta ID and Telegram channel। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आजकल आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि क्लास आपकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं रियली क्लासेस को। तो ये इस तरह के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये लगता है कि मतलब जो मैंने मेहनत की वो मतलब सफल हुई। तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको क्लास जैसी भी लगती हो। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो भी सही है और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी सही है। तो जैसा भी चाहें, आपको जैसा भी लगे वैसे ही आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट से काफ़ी अच्छा फील होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक प्राथमिक या फिर हम कहें मध्य स्तर की कक्षा में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को पढ़ा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उसके लिए उपयोगी होगी। यानी कि अगर हम समझाना चाह रहे हैं इकोसिस्टम का कंसेप्ट, तो कौन सी जानकारी उसमें उपयोगी रहेगी अगर हम वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑल ए बी सी, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर सही हैं, तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। यहाँ पर बात करें विशिष्ट स्थान की जलवायु की स्थितियाँ, ये भी सही है। एक उदाहरण के रूप में वर्षावन, एक उदाहरण के रूप में एक छोटा तालाब। देखो ये चीज़ें जो है इसमें आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल हैं और लिविंग थिंग्स भी शामिल हैं। जो इकोसिस्टम होता है उसमें हमारी दोनों चीज़ें ही आती हैं, वो चाहे सजीव हो निर्जीव हो, यानी कि उसमें जान हो या फिर ना हो, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, दोनों तरह की चीज़ें जो है उनसे मिलकर के बनता है इकोसिस्टम। यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर एक इकोसिस्टम की पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ पर आपको दोनों तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर लिविंग थिंग्स भी आप देख रहे हैं जो कि जीव हैं और जिनमें जीवन होता है, लाइफ होती है, वैसे ही पेड़ हैं जिनमें लाइफ होती है। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि सूरज है, सूरज से हमें क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है। तो सनलाइट क्या है, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। वैसे ही पानी आप देख रहे हैं, मिट्टी आप देख रहे हैं, तो पर्वत पहाड़ जो भी है ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जीवन नहीं होता। और जो जीवन वाली चीज़ें होती हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे जीव या जैसे कि पेड़ पौधे या फिर मनुष्यों की बात करें तो ये सभी क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से बनकर मिलकर के बनता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स का ही मतलब इकोसिस्टम नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारा जो लाइफ है इन सभी से प्रभावित होता है और ये सभी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम देखो परिभाषा डेफिनेशन जो बुक में दी हुई होती है उसको भी देख लेते हैं एक बार, कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव, साथ ही साथ हम बात करें मौसम की, परिदृश्य की या फिर जीवन की जो दशाएं हैं, इनको बनाने के लिए मिलकर के काम करते हैं। कहने का मतलब वही है कि लिविंग थिंग्स भी इसमें शामिल होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल होती हैं, मिलकर के काम करती हैं। वो चीज़ क्या क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है कि इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें जैविक या जीवित और साथ ही अजैविक कारक या फिर निर्जीव भाग भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर बात करें तो जैविक कारकों में पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल होते हैं और इनके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जीवन नहीं होता वो सभी नॉन लिविंग में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो एक तरह से ये बात की गई है महासागरों के बारे में या फिर कंडेंसेशन जो होता है उसके बारे में या ह्यूमिडिटी के बारे में। तो इन सब के बारे में ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पर सही हमें पहचानना है। सही की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगी। महासागरों पर आर्द्रता अधिक है और महाद्वीपों पर सबसे कम है। अभी आगे जानेंगे क्या क्यों है ऐसा। संघनन हवा की शीतलन और सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। संघनन यानी कंडेंसेशन
जब जो जलवाष्प है बूंदों पानी में बदल जाती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और जेट विमानों के पीछे का सफ़ेद निशान नमी है जो कि संघनित है। तो जेट विमान होते हैं, उनके पीछे आपने सफ़ेद निशान देखा होगा, तो वो एक तरह से कहेंगे कि ये संघनित होता है, ये जो मॉइस्चर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो डिटेल में इसको देख लेते हैं। आर्द्रता जो होती है हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता है। तो जल वाष्प जो होती है जब बूंदों में वो बदल जाती है, पानी के रूप में बदल जाती है, तो वो एक तरह से क्या होती है, या फिर हम कहें आपको हर जगह वेट वेदर मिलेगा, मतलब नमी सी मिलेगी थोड़ी। आपने अगर कपड़े सुखाने हैं तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लेते हैं, ये बरसात के मौसम में आपने देखा होगा। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस टाइम पर कपड़े भी नहीं सूखते क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी है। जब हवा में ऑलरेडी नमी है तो कपड़े सूखने में टाइम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जब हवा ड्राई होगी तो कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, क्योंकि वो जो इवोपरेशन का जो दर होगी वो तेज़ी से होगी, तो इस वजह से कपड़े जल्दी सूखेंगे। लेकिन जब मॉइस्चर की मात्रा पहले से ही है एनवायरनमेंट में तो कपड़े देर से सूखते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था आमतौर पर मानव आँख के लिए अदृश्य होती है, यानी जल वाष्प जो होती है ना, ये पानी की गैसीय अवस्था है, जब ये गैस में होती है तो ये हमें दिखती नहीं है। और सापेक्षिक आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक होती है। अगर आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो महासागरों पर सबसे अधिक होती है, और महासागरों पर महाद्वीपों पे सबसे कम होती है। महाद्वीप यानी ज़मीन का जो पार्ट है वहाँ पर जो है कम मिलेगी आपको ये। वाष्पीकरण के लिए पानी की अधिक उपलब्धता के कारण महासागरों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। देखो, क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ओशन के पास होती रहती है, क्योंकि पानी की उपलब्धता है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर आर्द्रता आपको मिलेगी। और सापेक्ष आर्द्रता वाष्पीकरण की मात्रा और दर को निर्धारित करती है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जलवायु कारक है। यानी इससे जलवायु पर काफ़ी असर पड़ता है कि जलवायु किस जगह की कैसी है, ये वाष्पीकरण की कितनी मात्रा है, वाष्पीकरण कितना हो रहा है, तो ये इस बात पर डिपेंड करती है जलवायु। और देख लेते हैं कंडेंसेशन के बारे में, जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था। संघनन तब भी होता है जब नम हवा किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है। तो आपने देखा ही होगा जब जो ये नमी होगी हवा में, तो जब ये ठंडी वस्तु के संपर्क में आएगी तो तब क्या होगा, तापमान जो है ओस बूंद के करीब होगा। इसलिए संघनन शीतलन की मात्रा और हवा की सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं जेट विमानों के पीछे की जो सफ़ेद पगडंडियाँ होती है वो नमी होती है जो कि संघनित होती है। तो ये बादल कंट्राइल होते हैं, यानी कि मॉइस्चर की एक तरह से पूंछ जैसी बन जाती है विमानों के पीछे, आपने अगर देखा होगा तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब पर निम्नलिखित कथनों में से चुनें कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर एयर प्रेशर के बारे में हमें सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन की बात करें तो सेकंड सही हो जाएगा, ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे आप पर्वतों पर भी अगर चढ़ाई करते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एयर प्रेशर के बारे में। तो हमारे ऊपर की जो हवा है हमारे शरीर पर बहुत ज़ोर से दबाव डालती है, क्योंकि हालांकि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं, ये जो दबाव बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुदाब हमें सभी दिशाओं से हमारे शरीर पर दबाव डालता है, तो इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता है। तो वायुदाब की बात करें तो इसे पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब हवा जो दबाव लगाती है उसको हम एक तरह से वायुदाब कहते हैं। और समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता है। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र तल एक तरह से हम कंसीडर करते हैं पूरा जो हमारा ये पृथ्वी का जो समतल एरिया अगर हम मिलाएं तो सी लेवल से हम इसे मापते हैं। सी लेवल के एक लेवल चाहिए होगा ना, जहाँ से हम किसी चीज़ की ऊंचाई नापेंगे, किसी चोटी की ऊंचाई नापेंगे, तो उसको हम किसको मानते हैं, आधार किसको मानते हैं हम नापने के लिए। अगर किसी चीज़ की ऊंचाई अगर हमें नापनी है कि कोई पेड़ कितना ऊंचा है, कोई पर्वत कितना ऊंचा है, तो वो हम नापते हैं समुद्र तल से, सी लेवल से। तो सी लेवल यानी कि जो पृथ्वी का बेस है वहाँ पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊंचे आप जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब नीचे आ जाता है, यानी कम हो जाता है। तो क्षैतिज रूप से वायुदाब का वितरण तापमान से प्रभावित होता है, यानी तापमान जैसा जहाँ का होगा वैसा ही उसी हिसाब से वायुदाब आपको मिलेगा, एयर प्रेशर वैसा ही मिलेगा। कम ज़्यादा जो तापमान होगा उससे ये एयर प्रेशर प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड है और सही ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। सही ऑप्शन हो जाएगा 3, ओनली ए एंड सी आर ट्रू। ए और सी में देख लेते हैं क्या है। मानव बस्तियां इस बात का प्रतिबिंब है कि मनुष्य ने अपने पर्यावरण को कैसे संशोधित किया है। संशोधित करना यानी मॉडिफाई करना। ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई किया है। जैसे किसी चीज़ में हम कोई फीचर ऐड करते हैं या फिर जिस चीज़ की कमी है उसको दूर करते हैं। मॉडिफाई करना यानी कि उसको टाइम के साथ अपडेट करना। अपडेट वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं, कोई चीज़ को अपडेट करते हैं, कोई मतलब हम कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अपडेट करते हैं, तो अपडेट करना एक तरह से मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो मानव बस्तियाँ इस बात का प्रतिबिंब हैं कि मनुष्य ने अपने पर्यावरण को कैसे संशोधित किया है। अगर आप पुराने टाइम की बात करें तो कुछ अलग तरीके का मानव का रहन सहन था, लेकिन आज की बात करें तो आज थोड़ा बदलाव उसमें आ गया है। जब मनुष्य ने फसलें उगाना शुरू किया तभी स्थायी घर होना आवश्यक हो गया। अब देखो इसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी बात करी थी कि मनुष्य ने फसलें उगाना जब शुरू करा तो कुछ महीनों का टाइम लगता है किसी फसल को पूरा प्रिपेयर होने में, पकने में, उसकी कटाई में, हार्वेस्टिंग में। तो जब कई महीनों तक उस फसल को वो उगाएंगे, उसकी रखवाली करेंगे, तो उसको उसी जगह पर रहना पड़ेगा। तो ये फिर उसके लिए क्या करना पड़ा, इनको स्थायी घर बनाना पड़ा। तो फिर तभी से ये स्थायी घर बनने लगे, परमानेंट होम्स जो है बनने लगे। तो बी यहाँ पर सही नहीं होगा कि एक आदर्श स्थल के चयन में प्राकृतिक परिस्थितियाँ कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक परिस्थितियाँ भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको पानी मिलेगा, जहाँ पर आपको खाना वगैरह मिलेगा, यानी जंगल मिलेंगे। पहले के टाइम की बात करें, अब तो जंगल से डायरेक्ट नहीं लाते हम लोग, अब तो स्टोर से मिल जाता है खाने का सामान। लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियाँ बहुत तरह की वही हो सकती हैं कि जल की उपलब्धता हम देखेंगे, खाने की उपलब्धता हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जो कि नेचुरल कंडीशंस होती हैं। तो आदर्श स्थल वही कहा जाएगा जहाँ पर हमको हमारे रहने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पर इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि खेती से पहले लोग जंगली जानवर को शिकार करके और जंगली पौधों को इकट्ठा करके रहते थे। हंटर और गैदरर्स से पहले लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, या फिर पौधों से कोई खाना मिलता था उसको इकट्ठा करते थे। अब जब आपूर्ति खत्म हो गई भाई, जंगलों में अब लिमिटेड चीज़ें होंगी, जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो शिकारी क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पर वो हैं वहाँ की सारी चीज़ें खा लेंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब वहाँ पर तो नहीं उगता रहेगा नई चीज़ें, उगेगा लेकिन टाइम लगेगा उसको। तो खेती का मतलब था कि लोगों को भोजन खोजने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखो खेती, क्योंकि उसने खुद से फार्मिंग करना शुरू करा, वो जितना चाहे उतना खेती कर सकता था, तो इसके लिए उसको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी जैसा वो पहले भटकता था। तो इसके बजाय वो बसे हुए समुदाय में रहने लगा। जैसा कि मानव बस्तियों की यहाँ पर बात हुई थी स्टेटमेंट फर्स्ट में, तो वो इसीलिए मानव बस्ती का कंसेप्ट आया, क्योंकि जब वो खेती करने लगा तो उसको एक स्थायी परमानेंट घर की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसने फिर परमानेंट घर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिटीज़ में वो रहने लगा। अब क्योंकि देखो एक जगह पे एक ही इंसान तो रहेगा नहीं, बाकी की जो ज़मीन है उसको भी तो कोई इस्तेमाल करेगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर समुदायों का निर्माण हुआ, समुदाय में रहने लगे और आसपास की ज़मीन पर फसलें उगाते थे और जानवरों को पालते थे। तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, यानी पुराना टाइम जो था और अब का जो टाइम है, तो मानव का जो रहने का जो तरीका है, मानव का जो सेटलमेंट का जो पैटर्न है, वो एक तरह से डिपेंड करता था किस पर, कि प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है वो किस तरह से है, कितनी उपलब्धता है, उसी से ये प्रभावित हुआ ज़्यादातर। क्योंकि जहाँ पर खाना और पानी मिलेगा या फिर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी वहीं पर मानव का बसेरा होगा। तो उसी से क्या हुआ कि वहीं पर मानव बस्तियां बस गई जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली। तो आप आज भी देखें तो आबादी आपको मैदानी इलाकों में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, खाने की उपलब्धता है। तो इसीलिए वहाँ पर मानव बस्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा आबादी भी आपको मिलेगी। और इस प्रकार किसी समाज के मौजूदा वातावरण में फलने फूलने या विफल होने की क्षमता निर्धारित की है। तो कोई भी समाज अब किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको ज़्यादा धन संपदा तो खैर बाद में आती है, जहाँ पर आपको समृद्ध ये प्राकृतिक वातावरण मिलेगा वहीं पर आप रहना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संसाधन के रूप में पानी पर कथन ABC पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर और सही हमें चुनना है। सही हो जाएगा ऑप्शन 4, ABC आर ऑल ट्रू। देखो इसमें तो ज़्यादातर सभी स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। तो बिल्कुल बात सही है ये कि पानी को ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही पृथ्वी से घटाया जा सकता है। देखो जितना पानी पृथ्वी पर है उतना ही वो रहता है,
ना तो उसको जोड़ा जा सकता है, ना तो हम कहीं और से ला सकते हैं, और ना ही पृथ्वी से घटाया जा सकता है। अब आप कहेंगे जो बारिश होती है वो तो आसमान से होती है, लेकिन वो जो बारिश होती है ना, वो यहीं से वाष्पीकरण होता है उस पानी का। पृथ्वी पे जो पानी अवेलेबल है उसी का वाष्पीकरण होता है, बारिश के रूप में फिर वो बूंदें बरसती हैं और फिर से पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये जल चक्र होता है जो कि चलता रहता है। पृथ्वी से पानी ऊपर जाता है, ऊपर से वाष्पीकृत होकर वो ऊपर जाता है सनलाइट से, और फिर वो पानी की बूंदों के रूप में बरस जाता है। तो यही सिस्टम है जो कि चलता रहता है। तो जल चक्र ये चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी जो है पृथ्वी से कम हो गया या फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना पानी है पृथ्वी पर उतना ही रहता है वो। और जो पृथ्वी का जो केवल 2.7% जो जल है सिर्फ वही मानव के यूज़ के लिए है, यानी कि जो शुद्ध जल की बात करें तो वो सिर्फ 2.7% ही अवेलेबल है, बाकी सभी खारा पानी अवेलेबल है जो आप समुद्रों में देखते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, और क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है पृथ्वी पर, हालांकि जो हमारे यूज़ वाला पानी है वो कम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये नवीकरणीय है, यानी कि रिन्यूएबल है। ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो पानी ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, वो मानव यूज़ का पानी है। क्योंकि मानव यूज़ के लिए पानी कम मात्रा में है तो इसलिए हम उसको बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम पा सकते हैं, रिन्यूएबल है ये। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर ही ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म होने के इसके चांसेस नहीं है। बस जो हमारा पीने योग्य है या फिर हमारे यूज़ का पानी है उसकी मात्रा कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका प्रारंभिक स्तर पर अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किस उदाहरण का उपयोग करना चाहिए? अ टीचर वांट्स टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स इन हर क्लास एट एलिमेंट्री लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शुड सी यूज इन हर क्लास? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABCD। देखो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। ये जो है तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर, ये चारों जो हैं, कॉपर, माइका, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ये चारों ही वैसे तो मिनरल्स हैं, लेकिन लाइमस्टोन का ना कहीं कहीं पर डाउट आपको मिलेगा कि लाइमस्टोन जो है पूरी तरह मिनरल नहीं कहा जाता, लेकिन ये एक सॉलिड मिनरल है। और जो CTET है उसने भी ये आंसर सही माना है, तो ये ऑफिशियल आंसर ही मैं आपको बता रही हूँ। तो चारों को इन्होंने खनिज माना है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको हो सकता है मिले ये लाइमस्टोन जो है मिनरल नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि खनिजों के बारे में जो टीचर है वो चर्चा करना चाहती है, डिस्कशन करना चाहती है, तो खनिजों का ही हम एग्जाम्पल्स लेंगे, खनिजों के ही एग्जाम्पल्स लेंगे, तो ये चारों इसमें सही रहेंगे। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी इनका ले लिया है। यहाँ पर बात करें कॉपर की, तो कॉपर से आप सभी फेमिलियर होंगे, आपने देखा भी होगा। कॉपर के वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, और वैसे भी कॉपर की बहुत से बर्तन वगैरह भी आपने देखे होंगे। और ये है माइका। माइका जो है इलेक्ट्रिकल जो आपके अप्लाइंसेस होते हैं घरों में, उसमें यूज़ होता है। आपने आयरन में ये देखा होगा, जिससे आप प्रेस करते हैं ना, कपड़े आयरन करते हैं, उसमें ये लगा होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसेस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन ये चूना पत्थर है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये सॉलिड मिनरल में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फसल की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, फीचर्स कुछ दिए हैं, उनके आधार पर आपको फसल को पहचानना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 2nd ऑप्शन, कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की ये विशेषताएं हैं कि इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, और इस फसल की वृद्धि के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते हैं। इन चीज़ों को हम आगे समझ लेते हैं। देखो, चाय और कॉफ़ी जो हैं दोनों ही पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा इन पौधों के विकास में मदद करती है। लेकिन पहाड़ी ढलान यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई स्थिर पानी ना हो जो उनके विकास के लिए हानिकारक हो। कहने का मतलब है कि इनको बारिश भी ज़्यादा चाहिए, बारिश ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन इनको रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। जैसे हम वो बाउंड्रीज बना देते हैं ना खेतों में, या फिर आपने देखा होगा बारिश में पानी भर जाता है, खेतों में भी पानी भर जाता है, हर जगह पानी भर जाता है, तो वो पानी भरा हुआ इनको नुकसान देता है। तो बारिश इनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन इंश्योर ये होना चाहिए कि पानी रुके ना, पानी वो जो है वो साथ साथ बह जाए, बारिश भी ज़्यादा हो लेकिन पानी वो बह जाए, रुके ना। तो इसके लिए इस तरह के पहाड़ी ढलान जो हैं इस पर इनकी खेती की जाती है, जिससे पानी रुके ना, पानी बह जाए चाहे जितनी भी बारिश हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पहाड़ी ढलान इसलिए कहा गया है कि पहाड़ी ढलानों पर इसलिए खेती की जाती है इसकी, पानी रुके ना। एक हमने देखा था, हमने धान की खेती देखी थी जो कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में होती है। तो धान की खेती के लिए क्या करते हैं, वो सीढ़ी नुमा उसको बना देते हैं पहाड़ों को,
और सीढ़ीनुमा इसलिए बनाते हैं क्योंकि धान की खेती में रुका हुआ पानी चाहिए, बाउंड्रीज बना करके पानी रोकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं बनाते, ये ढलान पर ऐसे ही खेती की जाती है क्योंकि पानी हमें यहाँ पर रोकने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा कि धान की फसल में हमें पानी रोकने की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बारिश भी चाहिए और पानी रुकना भी नहीं चाहिए इस खेती में। निम्नलिखित में से कौन विविधता का प्रतीक है? यहाँ पर बात करें सही ऑप्शन की तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड डी। बी जो है, एक ही इलाके के छात्र लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ने वाली विभिन्न जातियों के छात्र। देखो, विविधता की हमने बात करी थी जब, तो हमने जाना था कि विभिन्न जाति, धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग जो हैं, ये एक तरह से डाइवर्सिटी कहलाती है। जहाँ पर अलग अलग कल्चर देखने को मिले, अलग अलग धर्म देखने को मिले, तो वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये विभिन्न जातियों के छात्र हैं तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये वैसे जाति यहाँ पर कास्ट से मतलब नहीं है, यहाँ रिलीजन से मतलब है। कास्ट जो है वो हमारा उसमें नहीं आता विविधता में। जो हमारा रिलीजन होता है ना, रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विविधता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर बी जो है सही होगा और डी सही होगा। खरीदारी वाले इलाके में उपलब्ध विभिन्न समुदायों के लिए खाद्य सामग्री और कपड़े। तो विभिन्न समुदायों को ध्यान में रख करके क्या है, यहाँ पर एक तरह से सामान बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये विविधता का प्रतीक है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो एक ही जाति के लोगों की यहाँ बात करी जा रही है, तो यहाँ पर विविधता कहाँ से आ गई? विविधता है मतलब सभी जाति मतलब धर्मों के लोगों को साथ में लाना, सभी कल्चर के लोगों को साथ में लाना। तो यहाँ पर क्या है, एक ही जाति की बात हो रही है, तो इसलिए ये नहीं होगा। एक ही धार्मिक आस्था वाले और एक ही इलाके में रहने वाले लोग, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विविधता की स्वीकृति का प्रतीक है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी। ए की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, ऑटो, बस चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि जो ड्राइवर का जो काम होता है वो एक तरह से मेल को कंसीडर करके किया जाता है। ये कहा जाता है कि जो पुरुष हैं वो ही ड्राइविंग कर सकते हैं और टैक्सी, ऑटो, बस जैसे जो वाहन हैं वो पुरुष ही चला सकते हैं। अगर हम महिलाओं को ये वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम विविधता को स्वीकार कर रहे हैं। वैसे अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो वैसे तो ये विविधता से नहीं, बल्कि मैं कहूँगी जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़ा हुआ है। स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने का एक तरह से ये ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है जो सीटेट है उसने ये ऑप्शन लिया है इसमें। हालांकि यहाँ विविधता का मुझे इससे कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिया गया है तो हम इसको फिर भी कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर डी जो है, आसपास के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए त्यौहार बनाने के लिए एक पार्क का आरक्षण। तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स हैं, वो हर धर्म के लोगों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके त्यौहार बनाने के लिए एक पार्क का आरक्षण, तो ये सही है। लेकिन जो पहला है ये वैसे विविधता के लिए फिट नहीं बैठता है ये ऑप्शन, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखो, ये भी स्टीरियोटाइप से लिया गया है वैसे तो, और कुछ समुदाय भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और सी जो है, कुछ समुदायों के लिए लोगों को ज़मीन खरीदना और मतलब अन्य संपत्ति खरीदने की अनुमति देना, तो ये भी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर कम्युनिटी से जुड़ा है, लेकिन कुछ कम्युनिटी को बोला गया है, सभी को नहीं बोला है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला जो है एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप का ये ऑप्शन है, हालांकि ये विविधता में ही दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की पहचान करना और उत्पन्न करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विलेज पंचायत। देखो, जो ग्राम पंचायत है लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। ये सरकार 3 स्तर की होती है, लोकल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये गाँव, कस्बों या शहरों की गवर्नमेंट होती है, जो कि लोकल लेवल पर काम करती है। और जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स वगैरह चलाई होती हैं उनको जो लागू करने का काम है वो भी ये लोकल गवर्नमेंट का ही काम होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह या फिर जो ये ब्लॉक पंचायत वगैरह होती हैं, ये इनका। तो ग्राम पंचायत जो है ये एक तरह से जो योजनाएं होती हैं गाँव के लिए या फिर कस्बों के लिए, इनको चलाने का काम करती हैं। कस्बों के लिए अलग सिस्टम होता है इसका, लोकल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत के काम और देख लेते हैं, और कौन कौन से काम होते हैं ग्राम पंचायत के। क्योंकि ये लोकल लेवल पे काम करती है तो गांव में
कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जल संसाधन, सड़कें होती हैं, जल निकासी होती है, स्कूल भवनों और CPR का रखरखाव और निर्माण, और स्थानीय कर लगाना, जो लोकल टैक्सेस होते हैं, जो ज़मीन पर वगैरह पर कर होता है, और ये टैक्स लगाना और जमा करना भी इसका काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, यानी ग्राम पंचायत का। और रोजगार से रिलेटेड जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उसका काम भी होता है किसका, ग्राम पंचायत का। तो ये सभी काम आ जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।